बंगाल का मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना। सबसे पहले 5 अप्रैल को हिंसा होती है, फिर 8 अप्रैल को हिंसा होती है और 10 अप्रैल से लगातार बंगाल के तीनों चारों जिले लगातार जल रहे हैं। ममता दीदी सिर्फ एक बात कहकर पीछे हट गई कि बंगाल में यह कानून वक्फ के नाम पर जो सब कुछ चल रहा है वो लागू नहीं होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या ममता दीदी बंगाल के मुसलमानों के सामने सरेंडर हो चुकी हैं। जो आबादी 33% मुसलमानों की बंगाल में बताई जाती है, वाकई में 33% है या फिर वो आंकड़े दबाए छुपाए जाते हैं उससे ज्यादा है। जिस तरीके की धमकी बंगाल के मुसलमान लगातार ममता दीदी को दे रहे हैं, बंगाल के मुसलमानों का कहना है कि ममता दीदी हमारे रहमो करम पर पल रही हैं, हम ममता दीदी के रहमो करम पर नहीं पल रहे हैं। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी शुक्रिया अभिषेक जी। सर, जिस तरीके से धमकी मिल रही है, क्या वाकई में अब लगने लगा है कि ममता दीदी सरेंडर हो चुकी हैं इन दंगाइयों के सामने? देखिए, सबसे पहले तो ममता बनर्जी का सरेंडर सीधा सीधा यही बताता है कि उनकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है, क्योंकि ये जो चीजें थी वो लॉ एंड ऑर्डर के जरिए कंट्रोल की जा सकती थी। पहली चीज कि ये सरेंडर क्यों कर रही हैं, एक आंकड़ा है। आंकड़ा ये कहता है कि करीब 27% जो 33% आबादी आप बता रहे हैं, उनमें से 27% मुस्लिम वोटर बन चुके हैं वहां पर। और हमने पहले भी ये आंकड़ा कई दफा दिखाया अपने दर्शकों को कि बंगाल में अप्रत्याशित रूप से मुसलमानों की आबादी और खासतौर पर वोटर्स की संख्या बढ़ी है, जिसके लिए अभी भी बीजेपी आवाज उठा रही है कि वोटर लिस्ट से कई नाम गायब किए जाएंगे। और दिल्ली में भी ये हुआ था। आपने देखा, दिल्ली में भी कई सारी ऐसी कॉलोनियां बसा दी गई थी जहां पर कुछ लोग आए बाहर से, वो रहने लगे और वोटर बन गए दिल्ली के जी। और वो एक खास पार्टी को वोट करते थे और वो पार्टी सत्ता में आती थी। ठीक है। अब यहां पर ममता बनर्जी सीधे तौर पर अगर कुछ नहीं कह रही है, कुछ नहीं कर रही। पश्चिम बंगाल पुलिस ने पहले दिन जब ये हुआ 8-9 अप्रैल की रात, उस वक्त कुछ एक्शन दिखाने की कोशिश की। उसके बाद से ये पुलिस खामोश हो गई। उसके बाद देखिए 10 तारीख को मामला भड़का, फिर 11 को भड़का, 12, आज हम 14 तारीख को भी ये डिस्कस कर रहे हैं कि मुर्शिदाबाद से मालदा तक और कोलकाता तक जिसकी आग पहुंच रही है, आखिर ये आग कब थमेगी। तो इसका मतलब सीधा है कि सरकार या तो कोशिश करना नहीं चाहती या कोशिश कर रही है तो इतना इंपैक्टफुल ये कोशिश नहीं है जिससे ये इन चीजों को रोका जा सके। अब सरकार के हाथ में, ममता बनर्जी के हाथ में चीजें हैं, क्योंकि वो मुसलमानों से वोट लेती हैं। वो एक बार अगर टीवी पर बैठकर ये कह देंगी कि मेरे मुसलमान भाई इन चीजों को रोक दें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है उनको। हो सकता है कि ज्यादातर मुसलमान इस चीज पर मान भी जाए। नहीं सर, इस बात को तो कह चुकी हैं वो कि यहाँ वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं होगा, आप हिंसा मत करिए, लेकिन ये लोग रुकने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में सवाल किया कि क्या ममता दीदी सरेंडर हो चुकी हैं वाकई में? हाँ, अब देखिए, मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि चूंकि उनको अपने वोट बैंक की चिंता है, जो 27% वोट बैंक है वो किधर जाएगा। अगर ममता के साथ नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है ममता सत्ता में नहीं रहेंगी, और ममता दीदी अगर सत्ता में नहीं रहेंगी तो जो हनक, जो पावर इस वक्त उनके पास मौजूद है, जो उनकी पार्टी पर कट कमीशन खाने का आरोप लगता है, वो सब चीजें तो होंगी नहीं। मुर्शिदाबाद का एक और जो कनेक्शन आ रहा है सामने, देखिए इस मजबूरी के पीछे क्या वजह है और लॉ एंड ऑर्डर से ये क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ये समझने की बात है। और आज शुभेंदु अधिकारी ने 2-3 बहुत खास बात कही है जिस पर हमें गौर करना होगा। कोई नेता और खास तौर पर लीडर अपोजिशन अगर ऐसी बात कह रहा हो तो इसे बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। वो क्या कह रहे हैं कि एनआईए जांच होनी चाहिए। एनआईए जांच किस चीज की होती है आप बताइए? एनआईए जांच करप्शन की होती नहीं है, किसी घोटाले घपले की होती नहीं है। एनआईए जांच होती है आतंकी कनेक्शन की। आतंकी कनेक्शन की बात क्यों उठ रही है? इस पूरे मामले में एक संगठन का नाम आ रहा है, एसडीपीआई। एसडीपीआई का ताल्लुक किससे है? पीएफआई से। अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिसंबर 2022 में ही पीएफआई पर भारत में बैन लग चुका है। बिल्कुल। यह संगठन अब दूसरे रूप में, किसी न किसी रूप में बाहर आ रहा है, जो एसडीपीआई के रूप में अभी खबर आ रही है कि एसडीपीआई के रूप में सामने आया है। इसके अलावा सिमी नाम का एक संगठन है जिस पर भारत में बैन लग चुका है। उसके जो स्लीपर सेल्स हैं वो यहां पर एक्टिव हो चुके हैं। जो अभी तक जो इनपुट मिल रही है बांग्लादेश में, बंगाल में जो भी हिंसा हुई है, वो ये इनपुट मिल रही है कि सिमी नाम का एक संगठन, उसके स्लीपर सेल एक्टिव हो गए हैं। अब उसमें देखिए, जब भी ये हिंसा रुकती है तो इस हिंसा को भड़काने के लिए कुछ ऐसा प्री प्लान तरीके से कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जिससे फिर से लोग भड़क जाते हैं। और ये कैसा प्रदर्शन है जिसके टारगेट पर एक खास कम्युनिटी के लोग हैं। देखिए 400 लोग गए
400 लोग मुर्शिदाबाद छोड़कर गए। ये 400 लोग हिंदू परिवार से जुड़े थे। बिल्कुल। ये 400 लोगों को जाना पड़ा। और अभी पुलिस के मुताबिक खबर यह है कि पुलिस के संरक्षण में ये 400 लोगों को मालदा, ये चूंकि मुर्शिदाबाद से मालदा चले गए थे, वहां छिप कर रह रहे थे, पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी में इन्हें लाकर वापस मुर्शिदाबाद में बसाने का फैसला किया है और ऐसी कोशिश शुरू हो गई। पुलिस की अच्छी कोशिश है ये। लेकिन ये 400 लोग छोड़कर क्यों गए? ये 400 लोग जो छोड़कर गए वो हिंदू ही क्यों थे? कभी ये सवाल ममता बनर्जी ने पूछा है अपने आप से या अपनी सरकार से, अपने सरकार के अधिकारियों से? ये एक जो सीधा सीधा ये संकेत दिखाता है कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये हिंदुओं को टारगेट होने दे रही है। वो तो कह चुके हैं सर कि जो गाय दूध देती है वो उसकी अगर लात भी खानी पड़े तो कोई वो खा लेनी चाहिए। आपने सिमी का जिक्र किया तो आमिर हसन इमरान सिमी के कार्यकर्ता रहे हैं, ये आरोप है शुभेंदु अधिकारी का, जिन्हें ममता बनर्जी ने राज्यसभा भेजा है। सिद्दीकुल्ला जो मंत्री हैं फिलहाल ममता सरकार में, वो कोलकाता को जाम करने की धमकी दे चुके हैं। एक थाने पर 2000 की भीड़ को घुसा देने की धमकी दे चुके हैं। जमात से उनका कनेक्शन है। फरहाद हकीम दावत इस्लाम की बात खुले तौर पर करते हैं। तो जब इस तरीके के बड़े बड़े नेता, सर खुद ममता बनर्जी और उनके नीचे जितने भी नेता हैं, वो इस तरीके के बयान देंगे तो ये भीड़ क्यों नहीं सड़कों पर उतरकर तांडव करेगी? दूसरा सवाल मेरा इसमें आपसे यह है, आपने एक बात पर जोर दिया भी कि 27% जो हैं उनमें से ज्यादातर वोटर बन चुके हैं। तो क्या आप कहना चाहते कि ये सभी लोग बांग्लादेश के नहीं, माफ कीजिएगा, बंगाल के नहीं थे, बांग्लादेशी घुसपैठिए भी थे? देखिए, अब मैंने आपको बताया कि जो अप्रत्याशित रूप से मुसलमानों की आबादी बढ़ी थी, जो उस वक्त सर्वे किया गया, रिसर्च किया गया, उसमें यह पता चला कि अगर मान लीजिए कोई आबादी बढ़ती है तो इतनी अप्रत्याशित रूप से नहीं बढ़ सकती। वो आबादी कैसे बढ़ी? एक तो नॉर्मल जो आबादी बढ़ने का अनुपात था उससे वो बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जो बाहर से लोग आए वो अचानक गिनती में बढ़ गए। ठीक है। और उनका परिवार फिर आया, पहले एक आदमी आया, फिर वो पूरे परिवार को लेकर आया, फिर उन्होंने नौकरी रोजी रोजगार हासिल कर ली, फिर अपने पास पड़ोसियों को लेकर आया। इस तरह से उन्होंने सारी चीजें अपने आप में मतलब एक इस्टेब्लिश कर ली। इससे क्या हो गया कि एक मुसीबत खड़ा हो गया। जो बंगाल में जो भी चीजें मौजूद थी, सरकार के पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था या जो भी चीज़ें डेमोग्राफी थी, वो सब में बदलाव आया। और उस बदलाव का अंजाम इस वक्त हमारे सामने है कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा है वो आउट ऑफ कंट्रोल जैसी नज़र आ रही है और वहाँ से लोगों को भागना पड़ रहा है। अब इसमें एक चीज़ और देखिए कि जो गृह मंत्रालय है वहाँ का, वो यानी लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम वो ममता दीदी के पास है। ममता बनर्जी को अगर ये चीजें उत्तर प्रदेश में होती, अगर ये चीजें मध्य प्रदेश में हो रही होती, राजस्थान में हो रही होती, तो क्या होता? मुख्यमंत्री इस वक्त अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहा होता। मुख्यमंत्री मतलब आप देखिए वो एक्टिव होता। ममता दीदी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जैसा एक सीएम के तौर पर उन्हें एक्टिव होना चाहिए, वैसा वो एक्टिव नहीं है। ये ममता दीदी बेहतर बता पाएंगे कि क्यों एक्टिव। सर ऐसा तो नहीं है कि ममता दीदी चाहते हैं 26 में चुनाव है, जितना हिंसा बढ़ेगी राष्ट्रपति शासन की लगाने की मांग होगी, और जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा, जो लोग आज 25,000 टीचरों की भर्ती का जो घोटाला है उस पर सवाल पूछ रहे हैं, वो फिर जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं पोलराइज कर पाएंगे अपने फेवर में। जाहिर सी बात है, मैंने आपको कहा कि जो 27% का वोट बैंक है वो तो कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल तो होता ही है। वो 27% कौन हाथ से जाने देने चाहेगा? 27% जाने का मतलब क्या हुआ कि आपकी सत्ता चली जाएगी। अब देखिए, इससे एक और चीज़ें साफ होती हैं। ममता दीदी का ऐसा, अगर वो चुप हैं, हालांकि जैसे आप बता रहे हैं कि ममता दीदी ने कहा है, लेकिन ममता दीदी अगर इस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रही, इतने दिनों में आपको पता है कि मुर्शिदाबाद में हालात ठीक नहीं है। आपने वीडियोग्राफर को कितने उतारे, कितने दंगाइयों की पहचान हुई, कितने लोगों को अभी तक आपने चिन्हित किया है। ऐसा कुछ तो होना चाहिए था। अगर उत्तर प्रदेश में होता तो अब तक बुलडोजर उतर गया होता, पोस्टर लग चुका होता, बुलडोजर उतर गया होता। पोस्टर तो बाद में लगता, जब तक छपता तब तक तो बुलडोजर 1-2 घर गिरा चुका होता। तो ये एक मतलब एक आप बॉडी लैंग्वेज है जो इशारा करता है कि आप कहाँ क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, मतलब आपके लिए एक सीमा रेखा खींचता है। सर एक छोटी सी टिप्पणी, कश्मीर हमने देखा 90 के दशक में, क्या कश्मीर 2.0 हम देख सकते हैं बंगाल के रूप में, जिस तरीके के हालात वहाँ हैं और आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है? देखिए, बाकायदा इस पर तो बयान भी आ रहे हैं बीजेपी नेताओं के कि अगला कश्मीर बन सकता है पश्चिम बंगाल।
और सबसे बड़ी बात कि देखिए पश्चिम बंगाल में चीज़ें इस तरह से अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, जैसे कि आपने कहा कश्मीर में चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी, तो क्यों हुई थी? क्या वहाँ के इंटरनल लोग थे वो करने वाले? क्या उन्हें कहीं बाहर से शय मिल रहा था? जाहिर सी बात है वो लोग बाहर से शय हासिल कर रहे थे, बाहर से फंड आ रहा था, बाहर से पैसा आ रहा था। इसको सरकार ने हमारी एक्सपोज भी कर दिया था, अभी फिल्मों के जरिए भी चीज़ें एक्सपोज हुई थी। इसी तरह बांग्लादेश से जो पैसा, फंड, जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ के माहौल को खराब कर रहे हैं, ना कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोग। ये हिंसा करने वाले लोग, हिंसा को भड़काने वाले लोग, भड़काऊ बयानबाजी करने वाले लोग, वो लोग हैं जो अभी तक इनपुट आ रहा है वो उनका ताल्लुक तो पश्चिम बंगाल से है ही नहीं, वो हार्डकोर पश्चिम बंगाल के नहीं रहने वाले हैं। और इसी वजह से देखिए ये जो भी हिंसा का इम्पैक्ट है वो कहाँ देखेंगे आप? जो सीमा का इलाका है, जो सीमावर्ती हाँ, जो बांग्लादेश से सटे हुए इलाके हैं, तीनों जिले वही संवेदनशील हैं, वहां पर इसका ज्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है। तो ये सीधा साबित कर रहा है कि ये सिर्फ बांग्लादेश में ही जो हो रहा है उसका ये असर है। बांग्लादेश में आका बैठा हुआ है, वो जैसा ऑपरेट करना चाह रहा है वैसा ऑपरेट यहाँ पर हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार चुपचाप इसे बहुत दिनों तक सहन करेगी। अभी जो स्थिति है वो तो लोग तो यही डिमांड कर रहे हैं, या तो यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जाए या फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। यही दो चीज़ों की डिमांड है। अब देखिए बीजेपी की तरफ से दो नई डिमांड आई। दो नई डिमांड क्या आई कि ये जो 6 जिले हैं जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं इनको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दीजिए, यानी उनको वेस्ट बंगाल से अलग करके यूनियन टेरिटरी घोषित कर दीजिए। दूसरी मांग ये हुई कि आप एनआईए से जांच करवाइए। दो अभी इस वक्त जो सबसे ज्यादा मांग उठ रही है वो यही दो मांग है। मुर्शिदाबाद में हालत ऐसी हो गई है कि पानी में जहर दे दिया जा रहा है हिंदू परिवारों के, और लोगों को मजबूरन पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हैं। नहीं, लोग खुद इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो हालांकि जो माफ कीजिएगा, जो बंगाल बीजेपी के नेता हैं वो लगातार केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन या फिर यूटी घोषित कर दिया जाए। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि जिस तरीके से लगातार मणिपुर 2 साल तक जला, उसके बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन वहां लगाया गया, वो भी अस्थायी तौर पर। क्या केंद्र सरकार बंगाल के लिए भी इसी तरह की चीजों का इंतजार करेगी? और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चुनाव अगर 2026 का पुलिस प्रशासन के अंडर ही होता है, वो राष्ट्रपति शासन के अंडर नहीं होता है चुनाव, तब वो चुनाव फेयर नहीं हो पाएगा। बाकी और क्या कुछ आरोप शुभेंदु अधिकारी ने लगाए, क्या कुछ मांग उन्होंने की है, जाते जाते सुनिएगा। बाकी आपकी इस पूरे विषय पर क्या कुछ राय है वो भी जरूर बताइएगा। नमस्कार। प्रेसिडेंट्स रूल्स के अंदर चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो यहाँ का राजीव कुमार, मनोज वर्मा ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साल लड़ने के लिए तैयार है। जो करना है करूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है, लेकिन पुलिस को न्यूट्रल करना पड़ेगा। ईसीआई के विदाउट प्रेसिडेंट्स रूल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। जहां हिंदू 50% से कम है, उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। इसलिए ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन ECI should recommend president's rule in Bengal. It's not my demand, everyone demand. Siddiqullah is a very dangerous element. He is communal. उन्होंने जो बात कलकत्ता में रामलीला मैदान में बताया, वो बात दूसरा कोई बताता तो उसको तुरंत जेल में डाल देता। अरे पीएफआई का साथ टीएमसी का सीधा रिलेशन है। शमशेरगंज में पीएफआई जब अपने यूनिफॉर्म लगा के पैरेड किया ना, ये मोनीरुल जो फरक्का का टीएमसी एमएलए, वो पैरेड का लीडरशिप दिया। सिमी का जो लीडर है बैन ऑर्गेनाइजेशन अहमद हसन इमरान, ममता सेंट हिम टू राज्यसभा। द जमात लीडर सिद्दीकुल्ला चौधरी, ही इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ ममता गवर्नमेंट। उनका फिराद हकीम डायरेक्टली ओपनली बोल रहा है दावत इस्लाम। ये लोग कंप्लीटली कम्युनल, रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, एंटी नेशनल फोर्स है। ये लोग तो खिलाफ पेट्रियोटिक पीपल का
मोर्चा जारी रहेगा। ऑन 16 हरगोविंद दास और चंदन दास को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूरा प्रदेश में उस दिन हिंदू शहीद दिवस बीजेपी की ओर से मनाया जाएगा। आप सब हिंदू पार्टी से ऊपर उठ के हरगोविंद दास चंदन दास को श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए, उनको याद कीजिए और उनको आत्मा को उस दिन ही शांति मिलेगा जब बंगाल में ममता को जनता उखाड़ फेंकेगा।